नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, सरस्वती नदी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इस नदी को किसी ने देखा नहीं। माना जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयागराज पहुंचकर गंगा या फिर यमुना से मिली? जब नहीं मिली तो क्यों कहा जाता है त्रिवेणी संगम? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातों को, और पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती नदी से शुरू होती है। धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती का अस्तित्व था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और इसकी महत्ता को दिखाया गया है। संस्कृत की कई किताबों में भी इसका उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी को सिंधु नदी के समान दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि ये एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। इस नदी के अस्तित्व को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ है, क्योंकि ये नदी विलुप्त हो चुकी है। माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले सरस्वती नदी हिमालय के ग्लेशियर से निकलकर पंजाब के पटियाला से होते हुए हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल के रास्ते त्रिवेणी में जाकर मिलती थी। कहा जाता है कि इस नदी का पानी कभी सूखता नहीं था और ये नदी जहाँ भी निकलती थी उन जगहों पर बड़ी मात्रा में खेती की जाती थी। सरस्वती नदी की तरफ लोगों की दिलचस्पी तब बढ़ गई जब फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने अपनी शोध के आधार पर द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल्स ऑफ द सरस्वती किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने बताया कि ये एक समय में बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, जो पहाड़ों से बहते हुए निचले इलाकों में आया करती थी। बरसात में इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते थे। हालांकि बदलते मौसम का असर इस नदी पर भी पड़ने लगा और कई जगहों पर ये नदी छोटी धारा का रूप लेने लगी थी। द लॉस्ट रिवर बुक से पता चलता है कि सरस्वती नदी हड़प्पा काल से भी पुरानी थी, जो 4000 ईसा पूर्व के बीच में सूखने लगी थी। वहीं बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 साल पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई, और ये कोई और नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी। डेनिनो ने अपनी किताब में ये भी बताया कि तकरीबन 5000 साल पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। ये हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। यमुना भी इसके साथ साथ बहा करती थी। कुछ दूर तक दोनों नदियां आसपास बहती थी और बाद में जाकर मिल जाती थी। यहाँ से ये वैदिक सरस्वती के नाम से दक्षिण की ओर आगे बढ़ी, और जब ये नदी पंजाब और हरियाणा से निकली तब बरसाती नदियों, नालों और घग्गर इस नदी में आकर मिल गए। पटियाला से करीब 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतलुज एक उपधारा के तौर पर सरस्वती में मिल गई। घग्गर के तौर पर आगे बढ़ती हुई ये राजस्थान और बहावलपुर से होकर आगे बढ़ी और सिंधु प्रांत के नारा में होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो गई। इस क्षेत्र में नदी के होने के कुछ प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ जगहों पर ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। जैसलमेर जिले में जहाँ बहुत कम बरसात होती है, जो कि 150 मिलीमीटर से भी कम है, यहाँ 50 से 60 मीटर पर भूमिगत जल मौजूद है। यहाँ पर बहुत गर्मी होने के बाद भी यहाँ के इलाके के कुएं साल भर नहीं सूखते। इस जगह पर पानी के नमूनों में टाइट्रेट्स की मात्रा ना के बराबर पाई जाती है, जिसकी वजह से आधुनिक तरीके से रिसर्च करने में मुश्किल है। दूसरे वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चलता है कि जो रेत के टीले के नीचे ताजा पानी जमा है वो रेडियोकार्बन डेटिंग के जरिए 1000 साल पुराना भूजल माना जा रहा है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ताजे पानी के ये भंडार सूखी तल वाली सरस्वती नदी के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। एक समय में ये कारोबार और व्यापार का सबसे अच्छा रास्ता हुआ करती थी, जिसके आसपास रिहायशी बस्तियां भी हुआ करती थी। लेकिन प्राचीन समय में कुछ बड़े भूकंपों ने उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और माना जाता है कि इसी कारण से सरस्वती नदी भूमिगत हो गई होगी और जमीन के अंदर पानी के रिसाव के कारण ये नदी धीरे धीरे गायब होती चली गई और इसका पानी भूजल में तब्दील हो गया होगा। सरस्वती नदी के गायब हो जाने के कारण उस दौरान दुनिया की सभी सभ्यताओं पर वैश्विक सूखा पड़ा, जिसके कारण संसार की सभी सभ्यताएं प्रभावित हुई और इसका दक्षिण यूरोप से लेकर भारत पर भी पूरा असर दिखाई दिया। करीब 2200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सुमेरियाई सभ्यता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। उस समय मिस्र में पुराना साम्राज्य भी इस जलवायु परिवर्तन के कारण समाप्त हो गया।
डेनिनो की किताब में इस बात को भी बताया गया है कि भूकंपों जैसे बड़े भौगोलिक परिवर्तनों के चलते नदी की दोनों ही बड़ी धाराएं समाप्त हो गईं। इसका एक परिवर्तन ये भी हुआ कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका जो कि बंजर हो गया था। अगर आप भारत के पुराने नक्शे को देखेंगे तो इस नदी का बहाव सिंधु नदी के आसपास पाया गया था। ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी उसे केवल सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती दोनों किनारों पर पनपी थी। डेनिनो जैसे शोधकर्ताओं की खोजों ने इस बात को सही साबित किया है। सरस्वती नदी कभी गंगा नदी में मिली या फिर नहीं मिली, ये शोध का विषय अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस बात के अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन वैदिक काल में एक और नदी दृष्टद्वती का वर्णन मिलता है। ये सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। ये हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आया तो हरियाणा और राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठ खड़े हुए, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक तरफ जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई तो वही दृष्टद्वती का बहाव की दिशा बदल गई। इस दृष्टद्वती को आज यमुना नदी कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 साल पुराना माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का कुछ पानी यमुना में गिर गया और यमुना के साथ सरस्वती का पानी भी बहने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयागराज में 3 नदियों का संगम माना जाता है। इसके साथ ही सरस्वती नदी का बाकी का पानी भूमिगत हो गया और भूजल में तब्दील हो गया। इसके साथ ही सरस्वती नदी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जबकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहती है।